हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, गणित शिक्षण शास्त्र महामैराथन क्लास सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। जी साथियों, गणित की प्रकृति से लेकर आपको पूरा यूनिट जो कि आपका गणित शिक्षण शास्त्र में शामिल है, एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आज की क्लास में पूरे शिक्षण शास्त्र एक ही वीडियो में मिल सके। कोई वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो मैं हूँ विमल सर और आज हम शुरू करते हैं शिक्षण शास्त्र जो कि गणित की शिक्षण शास्त्र है। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। इकाई 1 देखिए, ये सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है साथियों, ठीक है। तो गणित की प्रकृति से तात्पर्य यहाँ क्या है? चरित्र से है ना भाई। तो गणित की प्रकृति क्या होगी, उनकी नेचर क्या होगी, उनका चरित्र क्या होगा, हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो गणित की जब प्रकृति की बात की जाती है तो पहले गणित को समझना आवश्यक है। तो देखो, गणित क्या है? मैथेनियन एक क्रिया है और इसी से क्या बना है आपका साथियों? मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। गणित जो मैथेनियन है ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सीखना या जानना, ठीक है। इसका नाउन होता है मैथेमा और एडजेक्टिव होता है आपका मैथमेटिकस, ठीक है। इसको तो आप एक सामान्य सी एक समझ है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा नहीं आना है। 6वीं ईसा पूर्व में पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के द्वारा जो गणित है उसका प्रयोग प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? पाइथागोरस और उनके जितने भी अनुयायी कहना चाहिए, उनके शिष्य भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं गणित होता क्या है, ठीक है साथियों। गणित होता क्या है परिभाषित रूप में हम इसको पहले समझते हैं। भाई, एक सामान्य समझ में आप सभी जानते हैं कि गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। गणनाओं का क्या है? विज्ञान है। ये हम समझते हैं ना, इला आप मन समझता, जम्मो संगवारी मन समझता। गणित मतलब जब हमन गणना करथन, गिनथन, तिला गणित कथे ना भाई, हमन इसने समझथन सामान्य भाषा में। लेकिन जब हम आते हैं साथियों गणित में, तो देखो गणित में होता क्या है? अंक पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, चित्र पढ़ते हैं, है ना। अर्थात अंक, अक्षर, चित्र के जितने भी संक्षिप्त संकेत है उसको हम किस में पढ़ते हैं? आपका गणित में पढ़ते हैं, विज्ञान की सहायता से, है ना। गणित भी क्या है? एक प्रकार से विज्ञान है जिसमें आपका परिमाण, दिशा व स्थान का क्या होता है? बोध होता है, ठीक है। गणित से यह गणना का विज्ञान है जो कि आपके परिमाण, दिशा व स्थान का क्या कराता है? बोध कराता है। अब गणित को परिभाषित रूप में कैसे जाने? तो देखो, गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सटीक शाखा है। यह यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। अर्थात गणनाओं का विज्ञान है क्या? गणित, ठीक है ना भाई। तो अब देखो, गणित को अनेकों वैज्ञानिकों ने, अनेकों जो शिक्षण शास्त्री है उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अब पहले हम गणित के नेचर को समझें तो क्या क्या आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन बिंदुओं में से आपके एग्जाम में ऑप्शन के रूप में बनता है, ठीक है। तो गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान होता है ना भाई। हम कोई भी चीज जब गिनथन ना तब गणित के उपयोग करथन। गणित क्या है? गणनाओं व संख्याओं का विज्ञान है। अब इसमें संख्या का भी उपयोग हम गणित में करते हैं। गणित मापन,
मानक, परिमाण और दिशा का विज्ञान है। अब गणित क्या करता है? मापन भी करता है भाई किसी भी चीज। अब हमें मन मापथन ना तौलथन 1 किलो शक्कर, आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज। तब भाई गणना करने के लिए भी तो हम क्या करते हैं? गणित का उपयोग करते हैं, है ना, मापने के लिए, परिमाण को जानने के लिए। ठीक है, गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। अब यहां तार्किक विचारों से तात्पर्य क्या है? अर्थात हम इसमें क्या करते हैं? तर्क करते हैं। हमें एग्जैक्ट क्या है उस पर हम तर्क वितर्क करते हैं और एक सही मान तक, एक सही हल तक पहुंच जाते हैं, है ना भाई। इसलिए क्या है? गणित तार्किक विज्ञान है या तार्किक विचारों का विज्ञान है। अब अगला है, गणित आगमनात्मक व प्रयोगात्मक है। आगमनात्मक भाई, आगमनात्मक अर्थात विभिन्न उदाहरणों से हम एक नियम की ओर पहुंचते हैं। जैसे भाई 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2 धन 3 बराबर 5, है ना, ये फार्मूला पर आधारित है। अब क्या है? गणित क्या है? विज्ञान का अमूर्त रूप। अमूर्त, यहां पर देखो, यहां 2 चीजें होते हैं साथियों, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त मतलब होता है, याद रखना इस बात को, मैं बार बार बोलता हूं, ठोस, और अमूर्त मतलब अदृश्य। ठोस मूर्त रूप में अर्थात जो हमार आँखी ले दिख जही, जरा छू सकथन ती हम मूर्त कहलाथे। और अमूर्त जो हमार आँखी में दिखाई नहीं देवे, ना ही हमन ओला छू सकन, केवल ओला मन में विचार कर सकथन, ओला काय कथन? अमूर्त कथन। तो ठीक है, तो क्या होता है? गणित क्या होता है? देखो, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है भाई, उसको देख नहीं सकते। जब उसको हल करोगे, वो एक तर्क, अब 2 धन 3 5 हम मन में कर रहे हैं, उसको क्या कोई देख पा रहा है? नहीं। तो यह क्या है? अमूर्त रूप होता है गणित। ठीक है, एक और है इसमें बिंदु, गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। भाई गणित मानव जीवन का आधार क्यों है जी? बिहनिया उठे से लेकर रथिया सूते के बेरा तक हमन गणित के उपयोग करथन। चाहे उठन ना, सबले पहले हम घड़ी देखथन के बजिस रे, 6 बजे उठे, आज 7 बज के मोला उठत ले कहथन ना भाई, तब हो हम गणित के उपयोग करथन। जब हमन ब्रश करथन ना सुब्बा सुब्बा ले, बिहनिया ले, के मिनट ले घसरबो हमन अपन ब्रश ला, दांत ला, इसे तेहू ला हमन गौर करथन। भाई चाय पीते हैं, कै चम्मच शक्कर डालथन, के मिनट में चाय बनथे, ओकरो लिए हम गणित के उपयोग करथन, है ना। अब नहाबो तो हम देखथन, कई जन 8 बजे तक नहाथे, कई जन बिहनियत ते नहाथे, कई जन 9 बजे नहाथे, और कई जन कुटाइम हम नहाथे 12-1 बजे। तरह तरह के आदमी रहते हैं भाई। तो सबके लिए क्या है? गणित का उपयोग होता है। गणित इसीलिए सच्चा आधार है मनुष्य के जीवन का। ठीक है ना भाई, आ रहा समझ में? अब गणित का उपयोग होता कहाँ कहाँ है, आप उसको देखो। ठीक है, ये यूनिट जो है गणित की प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। अब गणित के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो गणित के जो महत्व या उनके उपयोग की जब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, देखो दैनिक जीवन में, दैनिक क्रय विक्रय में, भाई दैनिक जीवन में हम कुछ भी क्रय करना अर्थात खरीदना, और विक्रय करना अर्थात बेचना। भाई कुछ खरीदते हैं, जैसे किराना के दुकान में गए, 1 किलो शक्कर दे, 1 किलो आलू दे। सब्जी के दुकान में गए, बोलते हैं 1 किलो हमें कुंदरू दे, करेला दे, बोलते हैं ना भाई। तो क्रय विक्रय में भी हम अपना क्या है? गणित का उपयोग करते हैं। वाणिज्य व्यापार में, भाई धंधा पानी के क्षेत्र में, है ना, कुछ भी व्यापार करते हैं उसके क्षेत्र में भी गणित का उपयोग होता है। साइंस में तो बेहद ही जरूरी है। अब मान ले वह मिसाइल छोड़ना है ना भाई, के सेकंड में 1 सेकंड के भी अरक फरक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या है? गणित के उपयोग होता है। विज्ञान में भी, है ना। समस्या के निवारण में, भाई कोई भी समस्या है ना, उसको तार्किक रूप में हमको सोचना पड़ता है, और तर्क किस में होता है? गणित में होता है।
ठीक है। तो गणित क्या है, समस्या के समाधान में भी गणित क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जीविकोपार्जन में, भाई जीवन जीने के लिए भी गणित जरूरी है। कैसे, मैं हाँ मान ले रामलाल घर बनही बुता गे, हाँ बनही भूथियार है ना, भूथियार कथे ना भाई, ओकर घर में भूथियार गे हाँ और मोला दीही एक दिन के दिहाड़ी 250 रुपया। तो जीविकोपार्जन में हमन गणित के उपयोग हुआ थे ना जी, प्रतिदिन मोला 250 रुपया दे थे। तो ये भी है क्या है, जीविकोपार्जन के लिए भी गणित बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अब गणित को पढ़ाते कैसे हैं, इनके तरीके क्या हो सकते हैं, इसको देखो। तो गणित पढ़ाने के क्या तरीके होंगे, अनेकों तरीके हैं। जैसे पहला है अभ्यास कार्य से, अभ्यास दे सकते हैं ना, जैसे बार जैसे जोड़ना सिखाना है मान लो किसी बच्चे को, तो सबसे पहले सामान्य जोड़ देंगे, 23 में 12 को घटाओ या जोड़ो बेटो, है ना बच्चों, बोलते हैं 3 2 5 और 2 1 3, बिना हासिल वाला अभ्यास करवा रहे हैं भाई, लगातार बार बार बिना हासिल का जोड़ दे रहे हैं बच्चों को। और जब बच्चा बिना हासिल का सीख गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हासिल वाला देते हैं, है ना। अब उसको हासिल वाला देंगे, तो हासिल वाला जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3, हासिल 1 8 1 9 और 9 2 11, ऐसे करके बच्चा हासिल वाला भी सीखता, अर्थात उसको क्या करवा रहे हैं, बार बार अभ्यास करवा रहे हैं। तो गणित पढ़ाने के तरीका अभ्यास भी है ना भाई, निरंतर अभ्यास से बच्चे गणित को सीख जाते हैं, ठीक है ना। एक है मौखिक कार्य। अब मौखिक कार्य कैसे, इबारती प्रश्न आप मन के पुस्तक में संगवारी हो, जो 4वीं 5वीं ले पढ़ात हुई है ना, देखिया इबारती प्रश्न दे रहे थे। कैसे इबारती दे रहे थे, रामलाल ने 1 किलो शक्कर 50 रुपए में खरीदा तथा 1 किलो दाल 70 रुपए में खरीदा। अब बताओ रामलाल ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। भाई ये भारतीय है ना, तो मौखिक कार्य भी यहां से संपन्न हो रहा है, ठीक है। अगला होता है लेखन कार्य। अब लेखन से भी हम गणित को पढ़ा सकते हैं। बोलते हैं ना, माना कि रामलाल के पास 100 रुपए है, श्यामलाल के पास Y रुपए है। अब इसको लेखन के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, है ना। तो गणित को लेखन से भी हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो समूह कार्य। समूह कार्य मतलब समूह के माध्यम से जब हम बच्चों को काम देते हैं जोड़ना सिखाने के लिए, है ना, अर्थात सामूहिक रूप से भी हम बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। बहुत सी ऐसी है गतिविधि पर आधारित गणित है जो कि आप उसको समूह के रूप में, सामूहिक कार्य के रूप में सिखाते हो, ठीक है। अब गृह कार्य के रूप में भी कैसे, बच्चों को भाई अभ्यास करवाए कक्षा में और 5 सवाल ऐसे दे दिए, गृह कार्य बच्चों इसको कल घर से बना के लाना, है ना भाई, हम बोल देते हैं बच्चों को कि बना के लाना। तो इस तरह से क्या है, बच्चों को अभ्यास कार्य से पढ़ा सकते हैं, मौखिक कार्य से पढ़ा सकते हैं, लेखन से पढ़ा सकते हैं, समूह कार्य देकर और होमवर्क से भी उसको गणित का ज्ञान करा सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। गणितीय जो शिक्षण है, गणित शिक्षण है, उनका उद्देश्य क्या होता है साथियों। देखो गणित शिक्षण के 3 उद्देश्य आपको देखने को मिलते हैं। एक तो प्राथमिक या संकीर्ण उद्देश्य, दूसरा उच्च स्तर के उद्देश्य और तीसरा NCF 2005 के अनुसार उद्देश्य। अब हम इन्हीं 3 उद्देश्यों को पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो है पहला प्राथमिक या संकीर्ण उद्देश्य, तो रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान कर सके। अर्थात गणित शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ऐसे वयस्क की निर्माण करना, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास में
अपना जो योगदान है वो कर सके। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके लिए देखो भाई संख्या पद अब वो सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे करेगा, उसको जब तक मापतौल की चीजें दैनिक जीवन से जुड़ी संख्या की चीजें, मापतौल की चीजें, गणितीय संक्रियाएं यदि नहीं आएगी तो उनकी प्राथमिक जो उद्देश्य है पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें उच्च स्तरीय जो उद्देश्य की बात करें जब हम दूसरा पॉइंट की, तो आंतरिक संसाधनों का विकास करना, अमूर्त विचारों को मूर्त विचारों में बदलना। अब अमूर्त अर्थात जो चीजें वो मन में सोच रहा है, मन में जो अवधारणा बनी है उसको ठोस रूप में परिवर्तित कर पाना, ये एक क्या है, उच्च स्तर का उद्देश्य है जो कि एक बालक में विकसित करना है। इसलिए गणित शिक्षा जरूरी है। इसके लिए क्या है, परिकलन संबंधी कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना जरूरी है बालकों में, तभी वह अमूर्त से मूर्त चिंतन की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा उद्देश्य जो निकल कर आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार होना चाहिए। अब ये क्या है, एक एक बिंदु पर हम गौर करेंगे। देखिए, बालक को विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। भाई कोई भी बालक बालिका है वो गणित सीख रहा है, ठीक है, अब वो किस तरीके से विचार करेगा, गणितीय चिंतन करेगा, गणित की तरह वो विचार करेगा, तर्क वितर्क करके वो क्या है, किसी भी समस्या को देखेगा। ठीक है, कब देखेगा, वो जब गणित सीखेगा। यही कहना है एनसीएफ 2005 का। ठीक है ना, एनसीएफ 2005 और क्या कहता है, गणितीय तकनीकों का उपयोग करें। गणित के लिए विभिन्न तकनीक है, उन्हीं तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। जीवन के तकनीक का उपयोग करें, रुचिपूर्ण समस्याएं बनाएं। भाई ऐसे समस्याएं बनाएं जिसमें रुचि हो बालकों की, है ना। गणित सिखा रहे हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो बालकों में चुनौती देना चाहिए गणित को हल करने की, और चुनौती कैसा हो, तो रोचक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसे चुनौती दे बालकों को जिसमें बच्चों की रुचि विकसित हो, उसको करने की ललक विकसित हो। ठीक है, अब तार्किक चिंतन का विकास। भाई बालक किसी भी समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से सोचे, उस पर चिंतन करे, तभी तो वो एक समाधान की ओर पहुंचेगा, है ना। तो एनसीएफ 2005 ये भी कहता है। ठीक है, देखिए, भाषा संबंधी संकल्पनात्मक समझ को भी बढ़ावा देना, जो कि एनसीएफ कहता है। अब जब गणित की भी अपनी एक भाषा होती है, आप सभी जान रहे हैं, तो इनकी संकल्पनाओं को भी समझे बालक। इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में आप देखेंगे साथियों, इबारती प्रश्न इसीलिए रखा जाता है। इबारती प्रश्न में गणितीय शब्द से जुड़ा हुआ योग, व्यवकलन, है ना, ये शब्द इबारती ही है, उसको भी बढ़ावा देना आवश्यक है। आकार, मापन, पैटर्न आदि को भी बढ़ावा देना, है ना। भाई गणित में हम आकार के बारे में पढ़ते हैं, माप तौल, पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, और इसको हम बढ़ावा दें ताकि बच्चों में क्या है, गणित के प्रति रुचि जागृत हो। ठीक है, तो ये तो रहा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य। अब हम देखें गणितीय सोच। गणितीय सोच कैसे विकसित होता है, इसको जानने से पहले हम गणितीय सोच के प्रकार को जानें कि आखिर ये जो गणितीय सोच है कितने प्रकार के होंगे। तो गणितीय सोच आपको दो प्रकार से मिलेंगे, एक है अभिसारी सोच और एक है अपसारी सोच। अब यहां अभिसारी सोच क्या होता है, देखिए, अभिसारी यह बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। बंद अंत, अभिसारी याद रखना, अभिसारी मतलब बंद और अपसारी मतलब खुला। ठीक है, तो अभिसारी अर्थात बंद, तो कैसे, तो यह बंद अंत वाले प्रश्न होते। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं देते। जैसे भाई किसी बालक को प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है
3 धन 7। अब 3 धन 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या बालक इसके अलावा इस प्रश्न को लेकर कुछ और चिंतन कर सकता है क्या? नहीं। तो यही क्या है? बंद अंत वाले प्रश्न हैं जिसमें हम कुछ और नहीं कर सकते। यही तक इसका उत्तर सीमित हो जाता है। अपसारी चिंतन में देखो, यह खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न विचारों पर आधारित होते हैं। इनमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त होता है। भाई, एक बालक जब अपसारी चिंतन से सोचेगा वो तरह तरह के सोच रख सकता है। अब किन्हीं दो संख्या, अब एक प्रश्न जैसे अभी हमने दिया 3 धन 7 10, ये क्या हो गया? अभिसारी। लेकिन जब हमने कहा इसी प्रश्न को कि देखो किन दो संख्याओं का योग 10 होगा, हमने कहा तो बालक 9 धन 1 10 भी कर सकता है, 2 धन 8 10 भी कर सकता है, 3 धन 7 कर सकता है, 6 धन 4 कर सकता है और 5 धन 5। अर्थात उनके उत्तर सीमित नहीं है, असीमित है। कई उत्तर उन्होंने ले आया है ना भाई। ये है अपसारी चिंतन, अर्थात मुक्त अंत वाले। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिसारी और अपसारी आपके एग्जाम में, ये सिर्फ गणित शिक्षण शास्त्र की ही बात हम नहीं करते, आपका अन्य विषयों की जो शिक्षण शास्त्र है उसमें भी अभिसारी और अपसारी पूछा जाता है। ठीक है ना। गणितीय तरीके से सोचना। अब आप गणितीय तरीके से कैसे सोचते हैं, तो इसका एक निश्चित क्रम है और ये क्रम एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्या देखो, विशिष्टीकरण, अनुमान लगाना, फिर सिद्ध या असिद्ध करना। विशिष्टीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध या असिद्ध करना। तो यही क्या है? गणितीय तरीके से सोचने का एक क्रम है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं। महामैराथन है। महामैराथन में क्लासेस चाहे 2 घंटे चले, 5 घंटे चले, हम लगातार क्लास आप सभी के लिए करा रहे हैं। और एक वीडियो में आपको अंग्रेजी जो को देखिए, इसमें अंग्रेजी तो नहीं है, केवल गणित, केवल और केवल गणित शिक्षण शास्त्र की तमाम जो टॉपिक शिक्षण शास्त्र की कंप्लीट करेंगे। अब शुरू करें हम। इसमें पॉइंट जिस पे हम आ गए हैं वो है शिक्षाविदों का गणित पर विचार। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद है, शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने गणित को किस तरीके से परिभाषित किया है एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्लेटो। अब प्लेटो ने क्या कहा मित्रों, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान अनिवार्य है। प्लेटो ने कहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ये प्लेटो का विचारधारा है, प्लेटो की विचारधारा। अब गैलीलियो ने क्या कहा गणित के संबंध में, प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक से बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। ठीक है, गैलीलियो का कहना है कि यहां पर ये आपका मैक्सिमम पूछा गया है। गैलीलियो का जो कथन है उसमें ईश्वर की भाषा गणित है। गैलीलियो ने क्या कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है। ठीक है, याद रखना गैलीलियो का कथन। रोजर बेकन ने क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। रोजर बेकन ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा गणित विज्ञान की रानी है और ये सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गणित क्या है, विज्ञान की रानी है। ठीक है, उसने कहा, कार्ल ने कहा। हॉगबैन ने क्या कहा,
गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगमैन ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना भाई। अब नेपोलियन ने क्या कहा? गणित की प्रगति और विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। यह नेपोलियन ने कहा है कि गणित की प्रकृति एवं उसका जो विकास है राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। अब यहां लॉक ने क्या कहा है गणित के संबंध में? तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होता है। लॉक एक तर्कशास्त्री है, एक दार्शनिक है, और इसीलिए इन्होंने दार्शनिक तरीके से गणित को परिभाषित किया है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की जो आदत है विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद देखो गिब्स के अनुसार, अब गिब्स ने क्या कहा गणित के संबंध में? तो गणित एक भाषा है। एमपी टेट में पूछा जा चुका है साथियों। गणित क्या है? एक भाषा है, गिब्स ने कहा। अब गैलीलियो ने एक और परिभाषा दिया है। देखो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने ईश्वर की भाषा कहा और उसी परमेश्वर को भी इस फिर जोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को ही गणित में लिख दिया है। मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा है गणित की परिभाषा को? तो गणित अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है। गणित अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है, मार्शल ने कहा है। उसके बाद बेंजामिन पियर्स ने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या कहा? कि गणित वह विज्ञान है भाई जिसमें आवश्यक निष्कर्ष, भाई सभी जानते हैं गणित में क्या है, एक निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं, है ना। अब प्लेटो ने क्या कहा है गणित के संबंध में? गणित एक ऐसा विषय है जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। भाई इसमें गणित ऐसा ही विषय, वास्तव में एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है, मानसिक विकास होता है। गणित का लगातार हम प्रयोग करते हैं तो मानसिक विकास होता है। इसीलिए कहा है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है गणित में, तथा यह सुसुप्त आत्मा जागृत करने एवं उनमें चेतना का संचार करता है, प्लेटो ने कहा है। अब आइंस्टीन ने क्या कहा है गणित को लेकर? तो गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है। मानव चिंतन का प्रतिफल बताया है आइंस्टीन ने, ठीक है, जो कि अनुभवों में से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। गणित को सत्य की तरह उन्होंने माना है। तो किसने माना है इसको? आइंस्टीन ने। ठीक है। तो इस तरह से 13 विचार जो कि गणित के संबंध में शिक्षाविदों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है साथियों। अब देखो इसमें गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं। गणितीय विचार कैसे विकसित होते हैं? देखिए गणितीय विचार 3 तरीके से विकसित होते हैं। अब ये जो 3 तरीके क्या क्या हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर पहला है साथियों, दूसरा है आपका विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा है सोपान क्रमिक संरचनाएं। तो ये जो गणितीय विचार है इन्हीं 3 तरीकों से विकसित होते हैं। अब इन 3 तरीकों को बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों जो भी वीडियो पर नए हैं चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मूर्त से अमूर्त की ओर पहला है हमारा। तो साथियों हमने बार बार बताया है कि आखिर मूर्त होता क्या है। मूर्त अर्थात जो हमारे पास ठोस रूप में होता है ना भाई, और अमूर्त अर्थात जो कि ठोस रूप में नहीं होता, केवल इमेजिनेशन है। ठीक है। तो गणित भी
ठोस अनुभवों से विकसित होता है। किसी गणित की संकल्पना को समझाने के लिए पहले मूर्त अर्थात ठोस रूप को बच्चों को बताया जाता है। जब बच्चे उसे समझ जाते हैं फिर उसे अमूर्त गणितीय अवधारणा की ओर ले जाते हैं। जैसे मान लो बालकों को हमको वृत्त की अवधारणा बताना है, ठीक है, तो पहले वृत्त की अवधारणा बताना है तो सीधे हम उसके संकल्पना पर नहीं आते, बल्कि किसी ऐसे वस्तु जो कि गोल होते हैं, चाहे संतरा ले लें, चाहे गेंद ले लें, चाहे कुछ भी और ले लें, है ना, उनसे हम बच्चों का परिचय कराते हैं। उसके बाद में हम बच्चों को उस अवधारणा की ओर लेकर जाते हैं, अर्थात उस गोल की अवधारणा की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले ठोस रूप में अर्थात मूर्त रूप में बच्चों को बताया जाता है। जैसे ही वो समझ जाते हैं, अर्थात जब हम बच्चों को जोड़ना भी सिखाते हैं ना साथियों, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि हम शुरुआत में ही 2 धन 3 बराबर 5 नहीं बताते, बल्कि करते क्या है, बच्चों आपके पास 3 कंचे हैं, जैसे राम के पास 3 कंचे हैं और मीना के पास 2 कंचे हैं। अब इन दोनों को मिलाकर कितने कंचे हो गए, जल्दी बताओ। तो बच्चे उस गतिविधि को करते हैं, दोनों कंचों को आपस में मिलाते हैं और मिला करके उनको बताते हैं। इस तरह से पहले ये अमूर्त, देखो इसमें मूर्त रूप में बताते हैं, उसके बाद में जैसे ही बालक समझ जाता है फिर उसको क्या है, अमूर्त की ओर ले जाते हैं। इस तरह से क्या है, गणितीय जो संकल्पना है मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है विशिष्ट से व्यापक तक। तो एक विशेष स्थिति को लेकर और ज़्यादा स्थिति को शामिल करने की अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति को छोड़ देते हैं और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में प्राप्त होते हैं। कैसा है, देखो इसको समझना है। तो एक वर्ग के सभी, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल है कि एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 4 समकोण के बराबर होते हैं, है ना भाई। कोई विशेष एक कहना चाहिए, एक फॉर्मूला, एक सूत्र को जब हम पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पर हम लगातार प्रयास करते जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। अब हम कोई भी मान रखते हैं तो 2 धन 3 का वर्ग, है ना भाई। अब इसी सूत्र के आधार पर हम लगातार बच्चों को अवधारणाओं को क्लियर करवाने के लिए उदाहरण देते जाते हैं और उनको बताते जाते हैं, अर्थात विशिष्ट से हम बच्चों को व्यापक की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा विशिष्ट से व्यापक की ओर। आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हमारा आता है सोपान क्रमिक संरचनाएं। देखो, व्यापक अवधारणाओं की समझ की प्रक्रिया में विचारों की एक श्रृंखला होती है। इसमें हर अवधारणा उसकी अगली अवधारणा में शामिल होती है। जैसे मूर्त वस्तुओं को गिनने पर हमें प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। भाई हर अवधारणा जो समझ की प्रक्रिया है विचारों की एक श्रृंखला है जिसमें अगली अवधारणा भी शामिल होती है। जैसे गणित एक सोपान में होता है ना भाई। सबसे जैसे मान लो सबसे पहले हमने बालकों को क्या सिखाया, 1 2 3 की पहचान सिखाया। उसके बाद में हम शून्य की अवधारणा सिखाते। पहले डायरेक्ट हम शून्य की अवधारणा बच्चों को नहीं सिखाते, है ना भाई। एक क्रम है गणित सिखाने का। सबसे पहले 1 2 3 4 बताते हैं। जब बालक को समझ में आता है, 9 तक बालक जब समझ जाता है तब हमको 10 सिखाने के लिए शून्य की अवधारणा पर आना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जब बच्चे ये सभी सीख जाते हैं तब उसको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ऋणात्मक धनात्मक संख्या सभी की जो समझ करवाते हैं। इस तरह से क्या है, गणित सोपान क्रमिक संरचनाओं पर भी काम करता है, एक क्रम में काम करता है। ठीक है। अब ये तो रहा साथियों गणित की
संरचनाएं। अब हम देखें गणित शिक्षण की विधियां, अर्थात गणित को सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो जो मैथ्स टीचिंग मेथड हैं, काम करने का विशेष ढंग ही विधि कहलाता है, अर्थात वह तरीका जिससे बालक सीखता है क्या कहलाता है, विधि कहलाता है। ठीक है, वह तरीका जिससे बालक क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है, वह क्या कहलाता है, विधि कहलाता है। ठीक है, अब वह तरीका क्या होगा जिससे कि बालक सीख जाए, है ना, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम विधियों पर चर्चा करें, आप सभी साथी जानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक तो शिक्षक होता है, शिक्षार्थी अर्थात बालक भी होते हैं, और पाठ्यक्रम भी होता है, और शिक्षण विधियां भी होती है ना। ये चार चीजें एक साथ काम करते हैं, तब शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब जब आए हम शिक्षण विधियों पर, तो सबसे पहले हमारा आता है आगमन विधि। आगमन विधि यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बालकों के मन के समझ के आधार पर निर्मित है, अर्थात बालक कैसे सीखता है, ये पूरा अनुसंधान, ये पूरा शोध के बाद में इस विधि का जो निर्माण है वो हुआ है। बालक के सीखने के तरीके को ध्यान में रखते हुए आगमन विधि का निर्माण किया गया है, इसलिए यह क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात पहले विशिष्ट, जैसे कोई भी फार्मूला हमने बता दिया, अब उसको सामान्यीकरण करने के लिए लगातार हम उस पर क्या करवाते हैं, बालकों को प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं। अगला बिंदु आता है आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखो, स्थूल से बड़ा, बड़े से सूक्ष्म की ओर अर्थात छोटे की ओर भी हम बालकों को ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगमन विधि का जो उपयोग है रेखा गणित, बीज गणित, संख्या पद्धति, क्षेत्रमिति आदि सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, इसको आप सभी को याद रखना है। अब इसमें एक चीज को और आपको याद रखना है। देखो, यहां विशिष्ट से तात्पर्य विशिष्ट चीजों को हम सिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें डायरेक्ट पहले सूत्र को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, पहले विभिन्न एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से सिखाएंगे, फिर उसको सामान्य सूत्र को हम बताते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। निगमन विधि में क्या होता है, जस्ट आगमन का ये विपरीत है। आगमन विधि के विपरीत परंतु विरोधी न हो, ये आगमन विधि के विपरीत तो होता है लेकिन उसका विरोध नहीं करता। ठीक है, इसका उपयोग बड़े बड़े कक्षाओं में होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात इसमें क्या है, पहले आप फार्मूला पर आते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हो, उसमें प्रैक्टिस करवाने के बाद एक फार्मूला निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन विरोधी नहीं है। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, जैसे इसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति आदि इसके माध्यम से संपन्न होता है। उसके बाद में हमारा आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण क्या होता है भाई, संश्लेषण मतलब जोड़ना। ठीक है, देखो अब संश्लेषित करना अर्थात इसमें क्या होता है, अलग अलग भागों में तोड़ लेना ही विश्लेषण है। यहाँ विश्लेषण है तीसरा, सॉरी, तो विश्लेषण मतलब तोड़ना। तो अलग अलग बहुत सारे जो रहते हैं सभी को जब मिला करके उसको सॉल्व किया जाए, है ना, वो क्या है, विश्लेषण है। तो अलग अलग भागों में
तोड़ लेना ही विश्लेषण। जैसे बड़ी बड़ी समस्या आ गई, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट दें और प्रत्येक टुकड़ों को तर्क वितर्क करके जब हम अध्ययन करते हैं तो वो विश्लेषण विधि कहलाता है। विश्लेषण विधि के अंतर्गत साथियों आपका अज्ञात से ज्ञात आएंगे, जटिल से सरल की ओर आता है, निष्कर्ष से तथ्य की ओर आता है और अमूर्त से मूर्त की ओर शामिल किया गया है। अज्ञात से ज्ञात से तात्पर्य है जो चीजें नहीं जानते बालक, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद ज्ञात चीजों की ओर, जटिल से जटिल को पहले बताएं फिर सरल की ओर जाते हैं, निष्कर्ष से तथ्य की ओर पहुंचते हैं और अमूर्त से मूर्त की ओर पहुंचते हैं। तो इस तरह से विश्लेषण में होता है, ठीक है। इसमें इसका जो उपयोग है ज्यामितीय रेखागणित के प्रश्नों को हल करने में प्रमेय में किया जाता है। उसके बाद में हमारा चौथा है संश्लेषण विधि। देखो, अब अलग अलग भागों को जोड़ना ही संश्लेषण है। अब छोटे छोटे भागों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके समग्र रूप को एक साथ जब अध्ययन किया जाता है तो वो संश्लेषण कहलाता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात के बारे में बताया जाता है, तथ्य से निष्कर्ष, मूर्त से अमूर्त बताया जाता है। जो चीज बच्चे जानते हैं उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जब उसकी समझ विकसित होती जाती है तब उसको अज्ञात की ओर ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बालकों को हम अध्ययन कराते हैं संश्लेषण में। यह विश्लेषण विधि के विपरीत होती है। जैसे आगमन का विपरीत निगमन होता है, वैसे ही विश्लेषण का विपरीत आपका संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों हमारा आता है व्याख्यान विधि। अब ये व्याख्यान विधि होता क्या है? व्याख्यान विधि में देखो, शिक्षण करते समय टीचर अपने विचारों का शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं और इम्पोर्टेंट बिंदुओं को नोट भी कर देते हैं। देखो, ये बड़े कक्षा में ज़्यादातर उपयोग होता है साथियों। जब बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं तो इसमें क्या क्या तरीके अपनाते हैं? चॉक एंड टॉक। भाई चॉक का उपयोग करते हैं, ब्लैक बोर्ड का या जो भी बोर्ड है आपके पास, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको नोट भी करते जाते हैं पढ़ाते समय। अध्यापक केंद्रित ये जो व्याख्यान विधि है ना, अध्यापक केंद्रित, अर्थात एक शिक्षक क्या पढ़ाना चाहेगा बोर्ड में वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए बाल केंद्रित नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। व्याख्यान विधि, इसमें केंद्र बिंदु होता है अध्यापक और मुख्य केंद्र बिंदु, अर्थात अध्यापक की जो भूमिका है सक्रिय भूमिका होती है और बालक की भूमिका शांत होती है और मुख्य श्रोता केवल वो चुपचाप बैठे बैठे सुनने का काम करता है, इसलिए इसकी भूमिका शांत होती है और मुख्य श्रोता की होती है। विचारों का प्रवाह अध्यापक से छात्र की ओर होता है। कैसे होगा भाई? पढ़ाते समय अध्यापक तरह तरह के उदाहरणों का, अपने विचारों का उपयोग करता है जो कि बालकों की ओर प्रवाहित होता है, छात्रों की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट है, एक तथ्य है, उसको आप याद रखो। एक बिंदु है, पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है इसमें छठवां बिंदु, प्रयोगशाला विधि। तो विज्ञान की तरह गणित को भी रुचिकर बनाने के लिए यह विधि उपयुक्त है, अर्थात हम विज्ञान की तरह गणित में भी प्रैक्टिकल मेथड प्रयोगशाला विधि का उपयोग करते हैं। यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छोटी कक्षाओं में ज्यामितीय अवधारणाओं को परिचय कराने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो भाई, छोटी छोटी कक्षा है ना, और किसी भी हम कहना चाहिए प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं या छोटी कक्षा की जब हम बात करें तो ज्यामितीय अवधारणाओं को बताना है तो प्रयोगशाला की तरह ही हम उनका उपयोग करेंगे और बालकों को बताते हैं, ठीक है। छोटी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि भी काफी कारगर होता है। अनुसंधान विधि, जिसे अन्वेषण या खोज विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि में बच्चा अनुसंधान तर्क करता होता है। देखो,
अनुसंधान विधि में बच्चा स्वयं खोज करता है, स्वयं अनुसंधान करता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक ऐसे प्रश्नों की सीरीज बनाता है जो बालक स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। देखो, इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है साथियों, अर्थात शिक्षक बालकों को चुनौती देता है। चुनौती देगा कैसे, तो उनके सामने ऐसे प्रश्न खड़ा करता है ताकि बच्चे उस पर निष्कर्ष निकाले और एक निष्कर्ष तक पहुंचे। यह भी छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उचित है। अगला है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि के भी कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसे 4 चरण है इसके। पहले तो समस्या का चयन किया जाता है, क्या समस्या बच्चों के सामने लाना है, और उनके चयन करने के कारण पर भी विशेष ध्यान देते हैं। अर्थात समस्या का चयन और चयन के कारण ये शिक्षक करता है। समस्या को पूर्ण करना और समस्या का हल निकालने का जो काम है स्टूडेंट करते हैं। इस तरह से समस्या समाधान जो विधि है वो भी गणित शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधि में से एक है। ये देखो, यहाँ पर अब इकाई 2 है आपका सीखना सिखाना। ठीक है, गणित सीखना सिखाना एवं उसका जो आकलन है। अब गणित सीखने का आकलन कैसे करना है, एज टीचर, एक शिक्षक के रूप में। इकाई 2 है साथियों, आप देख लेंगे शिक्षक भर्ती में इकाई 2। यदि आप सहायक शिक्षक वाले हैं तो आपके इकाई 1 में भी हो सकते हैं, लेकिन सभी का है, किसी को समग्र रूप में डाल दिया है, किसी को अलग अलग डाल दिया है। ठीक है, तो सीखने का मॉडल बनाना। तो सीखने के मॉडल जब हम बनाते हैं तो सीखने के 3 मॉडल है। ठीक है, सीखने के 3 मॉडल क्या क्या हैं आपका, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल। ठीक है, सीखने के 3 मॉडल हैं, बैंकिंग, प्रोग्रामिंग और रचनावादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारा आता है बैंकिंग मॉडल होता क्या है। तो सीखने के बैंकिंग मॉडल की हम जब बात करते हैं तो इसमें सीखना यानी रटना होता है। देखो, बैंकिंग मॉडल अर्थात सीखना या रटना है। ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन उगल देना है। जैसे आप मान लो आप बैंक गए हो, है ना भाई, आप मन बैंक गए हा और बैंक में आप मन के खाता में 10,000 रुपया जमा करवाए हा। पहली के हु बहु ना, आप मन जतका जमा करवाए हा, जरूरत पड़े में आप मन वो पैसा ला, उसने जितना जमा हो है उतने कन पैसा ला आप मन निकाल लेता, है ना भाई। अर्थात हु बहु जो चीज हमन पहली ले डाल डारे हन वही चला हमन निकाला था ना, तो वही काए बैंकिंग मॉडल। अर्थात मान लो हम बच्चों को कुछ रटवा रहे हैं, है ना, ये रटने की प्रक्रिया पर आधारित है बैंकिंग मॉडल पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे हमने बच्चों को बताया या बच्चों को कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बच्चों को रटवा रहे हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। जब बच्चों को हम पूछें तो हूबहू ऐसे ही लाइन वो बोले, यही क्या कहलाएगा, आपका बैंकिंग मॉडल कहलाएगा। ठीक है, इस मॉडल में सीखना व रटना एक ही माना गया है। देखो भाई, इसमें सीखना नहीं, इसमें रटना होता है और रटना को ही इसमें सीखना कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। बैंकिंग मॉडल मतलब सीखना है। दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल। अब यहाँ प्रोग्रामिंग मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार सीखने का मतलब निर्देशों की ऐसी श्रृंखला जिसमें याद करने का पालन होता है। ये निर्देशों की ऐसी श्रृंखला जिसमें याद करने का पालन, अर्थात साथियों ये भी बैंकिंग मॉडल की ही तरह होता है। अर्थात इसमें भी याद करने का ही पालन किया जाता है। इसमें सीखना छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। बच्चा इसमें एक ही ढंग से सीखते हैं, बस बच्चों की रफ्तार अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी रचनावाद की तरह नहीं है बल्कि बैंकिंग की तरह है। प्रोग्रामिंग और बैंकिंग लगभग मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी रटने की प्रक्रिया को ही बढ़ावा मिलते हैं
और सीखने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा तरीका अगर हम कहें साथियों तो रचनावादी मॉडल है। सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है रचनावादी कहलाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में बालक की जो भूमिका है सक्रिय होती है, सक्रिय रूप से बालक सीखता है। ये बाल केंद्रित को बढ़ावा देता है, बालक की रुचियों को बढ़ावा देता है। तो इस प्रक्रिया में बच्चों को दिमाग पर जोर डालने, ठीक है, दिमाग पर जोर डालने, सोचने के लिए प्रेरित करने, अवधारणाओं पर छानबीन करने, खोज विधि आदि पर जोर दिया जाता है। अर्थात अवधारणाओं को छानबीन करने का अवसर बच्चों को दिया जाता है, खोज करने का अवसर बच्चों को दिया जाता है, तरह तरह की परिस्थितियां उनके सामने लाई जाती है। अब रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, आप इसको समझो। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है, अनेकों भूमिकाएं होनी चाहिए। हमने कुछ बिंदु लिखने का प्रयास किया है। देखो, खोजबीन करने में मदद करना। अब बालक को आप चुनौती तो दे रहे हो, खोजबीन करने का अवसर तो दे रहे हो, लेकिन आपको कम से कम बहुत ही, देखिए इसमें भूमिका बिल्कुल सहयोगी भूमिका होना चाहिए, गौण भूमिका होना चाहिए, अल्प भूमिका होना चाहिए एक शिक्षक की। ठीक है, हल्का से आप मदद कर दो भाई उसको, इसके फोल्डिंग की तरह, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके, है ना। दूसरी बिंदु है निजी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील। अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो योग्यताएं हैं, उनके प्रति भी वो सजग रहें, है ना भाई। सवाल पूछने योग्य बनाना, बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो सवाल पूछे। कभी कभी साथियों आप देखेंगे कि बच्चों का सवाल न पूछना भी उनके न सीखने का प्रमुख वजह भी बनता है। इसलिए बच्चे पूछ सके कि मुझे ये चीज़ें समझ में आया है, बच्चे पूछ सके कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। इसलिए बालकों को सवाल पूछने, प्रश्न करने के योग्य भी बनाना हमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका रचनावाद। रचनावाद में हमने भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करके सीखते हैं, ये हमने जाना। ठीक है, अनेकों तरीके होते हैं साथियों रचनावाद में। आप जैसे हमको 6 की अवधारणा बालक को सिखाना है, तो हम 4 धन 2 का भी उदाहरण दे सकते हैं, 3 धन 3 भी हम दे सकते हैं, 1 धन 5 भी दे सकते हैं, 5 धन 1 भी दे सकते हैं, है ना। और भी जो तरीके होंगे 6 को बताने के, उसको भी हम दे सकते हैं। अगर हम गुणा के रूप में बताएं तो 3 गुणा 2 भी हम बोल सकते हैं, और 2 गुणा 3 भी हम बालकों को बोल सकते हैं। अर्थात तरीका एक ही अवधारणा को सिखाना है 6, लेकिन सिखाने के तरीके अलग अलग है। तो यही क्या है, हमारा रचनावाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ मूल्यांकन होता क्या है। अब यहाँ जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया किसके लिए है, बच्चों के लिए है। बच्चों की उपलब्धि को जानने के लिए होता है। ठीक है, बच्चों की उपलब्धि को हमें जानना कैसे है, देखो इसको समझो। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ कमी रह गई और उस पर कैसे सुधार करें, ये तमाम चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल रहती है। ठीक है, बहरहाल मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के कमियों का पता लगाना ही है। ठीक है, शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाता है। अब मान लो आज मैं बच्चों को जोड़ना सिखाया, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में सभी बच्चे क्या जोड़ना सीख गए हैं। यदि 20 बच्चे में मान लीजिए 15 बच्चों ने सीख लिया और 5 बच्चों ने नहीं सीख पाया, ठीक। अब ये जो 5 बच्चे
नहीं सीख पाए, इसको कैसे सिखाना है ना। अब हमने मूल्यांकन से जाना कि 5 बच्चों ने नहीं सीखा, अब क्या है, अब इसको फिर से रिमेडियल टीचिंग देंगे, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम बोलते हैं। अब फिर इसको नए मेथड से, नए तरीकों से सिखाएंगे, ताकि ये जो 5 बच्चे हैं ना वो भी इन 15 में शामिल हो जाए और पूरे जो बच्चे हैं वो सीख जाए। तो यही क्या है, हमारा मूल्यांकन है। ठीक है, अब मूल्यांकन के कुछ सोपान भी है, कुछ संरचनाएं भी हैं। वो क्या क्या है, देखो। पहला है शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। अब पहले तो शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए उसका भी निर्धारण हो। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, अर्थात बच्चों को अधिगम के लिए, सीखने के लिए क्या क्या उनके पास अनुभव है, उन्होंने कौन से तरीकों से सीखा, ये सभी की योजना बनाना जरूरी है। व्यवहार परिवर्तन आधार पर मूल्यांकन। देखो भाई, सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है ना। व्यवहार में कैसे, जैसे मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा, गणित। अब मैं गणित के प्रति बच्चों का व्यवहार अगर बदल गया तभी तो मैं कहूंगा ना भाई कि वो गणित सीख गया। नैतिक शिक्षा कब हम कहेंगे, आप स्वयं बताइए कि नैतिक शिक्षा हम कब कहबू। भाई लड़का अगर गलत काम करत रही बोला हम बढ़िया शिक्षा देहन, नीतिगत ज्ञान देहन कि बेटा गलत करना नहीं है, चोरी नहीं करना है, कहूँ ला मारना पीटना नहीं है, और वास्तव में वो लड़का उसने करा थे मारत पीटत नहीं है, कहूँ ला सुधार आ गए, तब तो कब भाई हम कि व्यवहार में अगर परिवर्तन हो गए वो नैतिक शिक्षा ग्रहण कर डारिस। तो क्या है सीखना, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ उसका भी हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो इनके ये 3 महत्वपूर्ण सोपान भी है। अब मूल्यांकन की विधियां, अब मूल्यांकन की विधियां या प्रविधियां भी इसको बोलते हैं। अर्थात साथियों मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से हम मूल्यांकन करें, इनकी कौन कौन सी मेथड हो सकती है। तो एक तो लिखित परीक्षा से मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान में संचालित है। हम करते हैं कक्षाओं में लिखित परीक्षा। भाई 6 महीना या साल भर लड़का मन ला पढ़ायन, ओकर बाद में हमन ओकर लिए एक परीक्षा आयोजित करें कि कौन लड़का सीखिस और कौन लड़का नहीं सीखिस ओला जाने पर, है ना। तो ये क्या है, लिखित परीक्षा के माध्यम से भी हम मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है मौखिक परीक्षा। अब मौखिक भी हम लड़का से पूछथन, है ना भाई, अपन बच्चों से मौखिक भी पूछते हैं और उनके भी माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। कक्षा में आप पढ़ा रहे होते हैं ना, बताओ बच्चों इसमें कितना आएगा या ये कैसे हुआ, मौखिक रूप से पूछते हैं ना भाई उनको, ओरल जिसे बोलते हैं। तो ये है मौखिक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा, देखो इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम प्रयोग के रूप में बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चे उसका समाधान भी खोजने का प्रयास करते हैं। तो मूल्यांकन को प्रयोगात्मक तरीके से भी किया जा सकते हैं। अभिलेख, अभिलेख कोई भी अभिलेख जैसे प्रोजेक्ट काम देते हैं ना भाई, अभिलेख की तरह एक कहना चाहिए दस्तावेजों की तरह, वे प्रोजेक्ट की तरह वो निर्मित करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं और उस तरीके से वो बालक क्या है, सीखता है। चेक लिस्ट भी एक ऐसे ही प्रक्रिया होती है प्रोजेक्ट की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बच्चे को हम मूल्यांकन के लिए इन तमाम जो विधियां हैं उनका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है साथियों। अभी देखो अच्छे मूल्यांकन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, उस पर जब हम आए तो कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटियां हैं। कैसे कहेंगे कि मूल्यांकन अच्छा हो, कैसे हम किसी भी मूल्यांकन को अच्छा बना सकते हैं। एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे मूल्यांकन करोगे, कौन सी प्रक्रियाओं का आप उपयोग करोगे कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है बढ़िया हो जाए। तो कुछ बिंदुएं हैं, देखो। एक तो विश्वसनीयता, अर्थात जब आप बच्चों का मूल्यांकन करें तो विश्वसनीय स्तर से करें, अर्थात जिसमें कमियां कम हो,
त्रुटियां कम हो। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता, देखो भाई जब हम प्रश्न देते हैं बच्चों को तो वैकल्पिक प्रश्न देंगे ना तो 99% उसमें त्रुटियां खत्म हो जाती है। आप खुद देखो, अब आप जैसे बच्चों को बोल दिए, एक प्राथमिक का बालक है या मिडिल का बालक ले लो, जैसे आपने कहा कि बल, अब बच्चों को बल की परिभाषा आपने लिखने को कहा, ठीक है, अब बालक अपने तरीके से लिखेंगे, कोई कुछ और लिखी, कोई और कुछ लिखी, कोई बढ़िया 2 नंबर के पुस्तक लिख डाली, तो कोई आधा नंबर के पुस्तक लिखते, है ना भाई। काबा एमा विश्वसनीयता नहीं है, थ्योरिकल जो थ्योरी की तरह लिखना है ओमा, लेकिन एक बल्ब से संबंधित कुछ भी अगर हम वैकल्पिक लिख दिन, ऑप्शन वाला प्रश्न पूछ दी जेमा 4 ऑप्शन हम दे देबो, है ना, तो एमा अगर लइका करही बनाही तो सही नंबर होई तो पूरा पूरा पा जाई। अर्थात एमा त्रुटियां कम रथे, यह शुद्धता एमा ज्यादा रथे, वस्तुनिष्ठता ज्यादा रथे। ठीक है, तो यही है वस्तुनिष्ठता का मतलब। ठीक है, अब वैधता, अब इसमें वैधता भी होती है ना, मूल्यांकन में वैधता भी बेहद जरूरी है, उनकी क्वालिटी है, वैधता भी अच्छी होनी चाहिए। विभेदीकरण, भाई विभेद कर सकें, आप मूल्यांकन कर रहे हो, गुण ये भी होना चाहिए कि आप बच्चों में पहचान भी कर सको, उनकी कमियों को, उनके कठिनाई के स्तर को भी आप पहचानो, कौन से स्तर की कठिनाई है उसमें, अब उसी स्तर के आधार पर आपको उसको शिक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया एकदम स्पष्ट हो, जैसे होता है ना भाई, जैसे जब जैसे पास है तैसे कर दे रे, थोकन बने लइका है तेहुल जबरन लेवल नीचे कर देथन, काबा हमरा तो प्रोग्रेस दिखाना है भाई, है ना, 2 दिन पढ़ाबो ए लइका में सुधार आ गए, ऐसे करके भेज देथन, लेकिन ये गलत है। स्पष्टता भी जरूरी है, लइका मन की यदि आप मन मूल्यांकन करते हो ना तो मूल्यांकन भी बढ़िया तरीके से होना चाहिए, वास्तव में वो बच्चा में कमी है और सही तरीके से आप मन सिखाहू और सिखा के ओकर प्रोग्रेस हो ही ना, तब आप मन एक अच्छा मूल्यांकन करता बढ़िया। ठीक है, तो ये तमाम बिंदु है, व्यापकता, सहजता, सभी को आप सभी साथी समझ सकते हैं, परिचित भी हैं, ऐसे शब्द बार बार आते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन की ये प्रमुख गुण है, आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें होता है मूल्यांकन के उद्देश्य। अब मूल्यांकन करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, उद्देश्य मतलब कारण भी हम बोल, कौन से कारण को जानने के लिए हम बालकों का मूल्यांकन करते हैं। तो साथियों, उद्देश्य की जब हम बात करें तो कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जो कि निकल कर सामने आती है मूल्यांकन की दृष्टि से। तो क्या क्या है, देखिए, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, अब छात्रों ने कितना सीखा ये जानना भी मूल्यांकन में जरूरी है। जैसे हमने मान लो आज कक्षा में भाग की अवधारणा बालकों को सिखाया, अब कितने छात्रों ने उस अवधारणा को समझ लिया है ये भी जानना है, अर्थात उपलब्धि को भी जानना है। यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन क्या है, जरूरी है। दूसरी बिंदु है छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। अब ये भी जानना कि छात्र जो है उसी गति से सीख पा रहा है या बच्चे पढ़ाई में सीखने का जो उनका स्तर है डाउन जा रहा है। ये भी जानने के लिए मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है। शायद आप देखेंगे साथियों, ये जब आपका बालक ना छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो बढ़िया होते हैं पढ़ाई में, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी कक्षा बड़ा होता जाता है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि उनका मूल्यांकन सही तरीके से हुआ नहीं और न ही उनकी कमियों को जानकर उसके आधार पर उनको शिक्षा दिया गया। यही वजह है कि बालक लइका लोग लइका इतना छोटे छोटे तब बढ़िया होशियार रहते। हाँ, हम ही मन खुद कही थन लइका में तो है बढ़िया रिसे कैसे हो गए पढ़ाई में, तो सही मूल्यांकन नहीं हो पाया और सही मूल्यांकन नहीं होने की वजह से उनका सही उनको गाइड नहीं मिल पाया। यही वजह है कि बालक क्या है, बड़े होकर पढ़ाई में उनका जो स्तर है निम्न होते जाता है।
तीसरी बिंदु है योग्यताओं रुचियों का पता लगाना। अब बच्चों की योग्यताओं को भी पता लगाना बेहद जरूरी होता है। उनमें क्या क्या योग्यता है, कौन से क्षेत्र में उनकी रुचि है, और उसके आधार पर भी बच्चों को गाइड करना जरूरी है। इसीलिए तो प्राथमिक कक्षाओं में ही बच्चों की रुचियों को जानना जरूरी होता है। बच्चे किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, चाहे वो गणितीय क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है बच्चों को उसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा देना है। और रुचि का पता तभी लगेगा जब आप उसका मूल्यांकन करोगे। चौथी बिंदु है कठिनाइयों असफलताओं का पता लगाना। अब देखो भाई, अब एक बालक में क्या क्या कठिनाई आ रही है समझने में। असफलताओं का पता लगाना मतलब भाई वो असफल हुआ, आखिर क्यों हुआ, यह भी जानना मूल्यांकन में जरूरी है। वो अगर ये सवाल हल नहीं कर पा रहा है भाग का, तो कहाँ पर वो गलती कर रहा है, क्यों वो हल नहीं कर पा रहा, इन तमाम बातों को जानना मूल्यांकन से ही संभव होता है। तो मूल्यांकन में यही चीजें हैं साथियों, ये मूल्यांकन के उद्देश्य हो गए। देखो यहाँ सीबीएसई ने अध्ययन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीसीई को अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही प्रमुख माना है। इसलिए बच्चों के शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों का जो मूल्यांकन है सतत रूप से होना चाहिए। अब सीसीई को हम समझें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम समझें, ठीक है। कंटिन्यूअस ये जो लगातार इवोल्यूशन होता है उसको हमको समझना है। इसको समझने के लिए सतत मूल्यांकन को हमको परिभाषित करना पड़ेगा। इनके बिंदु को समझना, देखो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। सतत अर्थात निरंतर मूल्यांकन, बालकों का जो मूल्यांकन है निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे आज कुछ भी आपने पढ़ाया तो उसका मूल्यांकन आप आज ही करो, ठीक है। तभी तो आप जान पाओगे कि आज के टॉपिक में कितने बच्चों ने सीखा, और जो नहीं सीखा उसके लिए फिर आप कुछ अलग करोगे कल। इसलिए मूल्यांकन सतत होना चाहिए। अगर हम सतत करेंगे तभी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। अब सतत मूल्यांकन की जब बात आती है तो एक देख सकते हैं हमने बनाया हुआ है। सतत मूल्यांकन में 3 चीजें शामिल हो जाती है: निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सतत मूल्यांकन की यही प्रक्रिया है। अब देखो मूल्यांकन तो हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया। आशा है आपको मूल्यांकन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। गणित के पैटर्न पर हम आते हैं कि गणित का पैटर्न होता कैसे है। भाई गणित कैसे बनता है, गणित की जब हम बात करते हैं साथियों, आपको गणित की पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। ये जो पैटर्न मतलब पाठ्य पुस्तक से ही जुड़ी बात हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो एक तो मिलेंगे आपको चित्रात्मक पैटर्न, चित्रों के माध्यम से। दूसरा मिलेंगे संख्यात्मक पैटर्न और वर्णमाला पैटर्न। अब ये 3 ही चीजों को मिला करके गणित निर्मित हुआ है। तार्किक योग्यता का विकास होता है, गणित की रीढ़ है ना भाई। किसी भी गणित में ये 3 चीजें शामिल होती है, यही क्या है, गणित का पैटर्न है। और इसी पैटर्न पर आधारित होता है गणित, और इसी के आधार पर हमको बालकों को क्या करना होता है, सिखाना होता है, ठीक है। अब देखिए
आकलन होता क्या है। आकलन और मूल्यांकन में अंतर भी होता है साथियों, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो जब आप आकलन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, माइनर सही अंतर होता है। तो आकलन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और आगे बढ़ाना। ठीक है, आकलन का उद्देश्य क्या है? जो प्रक्रिया सीखने में अपनाई जा रही है उनको मार्गदर्शन देना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करना आकलन है। रचनावादी मॉडल में ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे यह सामने आए कि बच्चा कैसे सोचता है। अब आकलन जब हम करते हैं तो पहले तो ये जानना है कि किसी भी समस्या का हल बच्चे कैसे कर रहा है, किन किन परिस्थितियों का उपयोग कर रहा है उन सवालों को हल करने में। तो ये जानना ही आकलन है। ठीक है, तो रचनावाद की कक्षा में आकलन का उद्देश्य है कि शिक्षक को अपने सीखने वालों को समझने में मदद मिले और समझ बेहतर बने कि वह आगे कैसे बढ़े ताकि बच्चों को समझने में मदद मिले। देखो भाई, इसमें शिक्षक का उद्देश्य है कि बच्चों को जानना, उसके बारे में जानना, वो सीख कैसे रहा है उसको जानना, वो सोच कैसे रहा है उसको जानना, ताकि बच्चों को हेल्प करने में, उसको आगे बढ़ने में, उसको और बेहतर तरीके से सीखने में क्या हो सके, मदद हो सके। तो यही चीजें किस में होता है, आपका आकलन में ये सब चीजों का पहचान किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये जब देखो, अब ये बिंदु क्या है, अवधारणात्मक, अवधारणा की यह बात की जाती है और प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो इन दोनों को जानने के लिए क्रम से जाने। अवधारणात्मक ज्ञान क्या है? तो इसका संबंध सीखने वाले के दिमाग नहीं रहता, दिमाग रहता है। ठीक है, सीखने वाले के दिमाग में अवधारणाओं के बनने व उनके विकास से है। ठीक है, अवधारणात्मक ज्ञान से तात्पर्य है सीखने वाले के दिमाग में अवधारणाओं, अर्थात कोई सीखने वाला जैसे बालक है ना भाई, अब बालक के दिमाग में दिमाग है, उसमें अवधारणा बनता कैसे है और उस अवधारणाओं को और अच्छे से कैसे हम विकसित कर सकते हैं, ये किस में किया जाता है, अवधारणात्मक ज्ञान में होता है। ठीक है, इसकी समझ तब बनती है जब विभिन्न अवधारणाओं के साथ विभिन्न स्थितियों में काम करें। भाई इसकी समझ तभी बनेगी ना जब बालक उन अवधारणाओं से जुड़ा हुआ काम करे, प्रैक्टिस करे, है ना। ऐसे ही तो किसी को ज्ञान नहीं मिलता अवधारणाओं का। तो अवधारणाएं तब बनेगी जब बालक कुछ करेगा। भाई करेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो अवधारणा बनाने के लिए उसको भिन्न भिन्न स्थितियों में लागू भी करना आवश्यक है। ठीक है, ये होगा अवधारणात्मक ज्ञान। अब प्रतीकात्मक ज्ञान क्या है? देखो, इसका संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, अर्थात प्रक्रियात्मक से तात्पर्य प्रक्रिया से है। भाई अब उसके सामने एक समस्या है, एक सवाल है, अब वो उस सवाल को हल कैसे करेगा? ठीक है, अब वो उस सवाल को हल कैसे करे, कौन सी इसी प्रक्रिया को जब जानना हो तो वो प्रक्रियात्मक ज्ञान से संभव है। जैसे 2 अंकों वाली संख्या को जोड़ने के लिए इकाई का उपयोग करते हैं। भाई ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है, प्रक्रिया है। अब एक जो बालक है उसको हम बता रहे हैं कि 2 अंकों का जोड़, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे इकाई दहाई की समझ। ठीक है ना भाई, अब उसको बता रहे हैं इकाई को इकाई से जोड़ते हैं और दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, उनको प्रक्रिया की समझ करवा रहे हैं। तो यही क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान में आता है। ठीक है, तो इकाई 1 और इकाई 2 लगभग कंप्लीट हो चुका है। सहायक शिक्षक में
किसी में एक साथ दिया हुआ है, किसी में अलग, लेकिन यही टॉपिक उसमें भी रखा गया है साथियों। ठीक है, इसके अलावा हम ये जो अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान आपको बताए हैं, सब अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, जो आपके सिलेबस से बाहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे जुड़े भी सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं। कुछ आकृतियों को भी आप देख लीजिए, यहां से भी आपका प्रश्न बना हुआ है। 2D और 3D आकृतियां। ठीक है, आकृति जो है दो प्रकार की होती है, 2D और 3D। 2D मतलब टू डायमेंशनल, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। D मतलब डायमेंशन, मतलब माप होता है। ठीक है, अर्थात डबल माप और ट्रिपल माप, यही समझिए 2D और 3D। अब 2D में देखो, 2D में क्या है, त्रिभुज। भाई त्रिभुज जब आप बना रहे हो तो एक आधार को नापोगे और एक ऊंचाई को नापोगे, ये डबल ही डायमेंशन है। समबाहु करो, समद्विबाहु करो, विषमबाहु, चतुर्भुज बनाओ, आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, सम चतुर्भुज, जितने भी हम विविध की बात कर ले, ये सब क्या है, 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय से बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां, 2D मतलब द्विविमीय आकृतियों में आता है ये तमाम जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इधर। ठीक है, अब 3D अर्थात 3 डायमेंशनल त्रिविमीय में आएंगे ये घन। आप देखोगे ना, जब घन बनता है ना, तो आप देखना, आप पाओगे एक ऐसा रहेगा, हाइट रहेगा, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, तीनों चीजें आपको मिलेंगी 3 डायमेंशनल पे। ठीक है, तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, ये सभी 3 डायमेंशनल में आते हैं। तो याद रख लेना भाई इनको, 2D और 3D इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आप देखो गणित कैसे पढ़ाएं, एक और फैक्ट भी, इसको भी आप जानो। इसमें अब गणित कैसे पढ़ाएं, देखो ELPS, ये सीक्वेंस है, ये एक क्रम है जिससे या जिसका उपयोग गणित पढ़ाने में होता है। ELPS इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ELPS सीक्वेंस, ELPS का जो एक क्रम है, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, ये कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल आप इसको याद रखें। अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, ELPS। ठीक है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ELPS। इसको आप याद रखें क्रम से। ठीक है, क्रम ही पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। अब इसमें आता है निदानात्मक शिक्षण, जिसे उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। क्या होता है निदानात्मक शिक्षण? देखो, निदानात्मक शिक्षण, तो निदान शब्द चिकित्सा क्षेत्र के डायग्नोसिस शब्द से लिया गया है ना भाई। डायग्नोस करना अर्थात उपचार करना किसी भी बीमारी का, ये तो डॉक्टरी भाषा है। तो देखो, अब चिकित्सा क्षेत्र से ये शब्द डायग्नोस लिया गया है। निदान जो शब्द है जिसका अर्थ है कमियों का पता लगाना। अब डायग्नोसिस अर्थात डायग्नोसिस कमियों के बारे में जानना, कमियों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें डायग्नोस शब्द का अर्थ है कमियों का पता लगाना, और उन्हीं कमियों को जानकर जब बालकों को सिखाया जाए तो वो निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है ना। निदानात्मक शिक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अधिगम के दौरान नया नया कठिनाइयां हैं, वे क्या क्या त्रुटियां करते हैं और क्यों करते हैं। भाई निदानात्मक शिक्षण में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा गलती किया, कहां पर गलती किया, क्यों गलती किया, कैसे गलती किया। अब उनके गलतियों को जानकर उनको कैसे हम उनकी गलतियों को सुधारें, उनको कैसे शिक्षा दें, यही निदानात्मक शिक्षण में होता है। इसमें याद रखना, निदानात्मक शिक्षण में बच्चों को नंबर नहीं दिए जाते, उन पर सुधार किया जाता है। ठीक है। अब इनके उपचार क्या क्या है,
उपचार कैसे होगा? तो गणितीय रुचि। अब बच्चे जब गणित में रुचि नहीं लेते तब भी क्या है, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों की रुचि गणित में उत्पन्न करना जरूरी है। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाओ कि बच्चों गणित बहुत ही सरल होता है, नहीं तो रूढ़िवादी अवधारणा है गणित कठिन होता है। एक अवधारणा बना दिया गया है दिमाग में, स्वयं शिक्षक ही है जो बच्चों को डरा देते हैं कि गणित बहुत ज्यादा कठिन है, जबकि ऐसे नहीं करना है। उनको आत्मनिर्भर बनाना है कि गणित सरल होता है, कर सकते हो बेटा, है ना भाई। प्रकरण संबंधी कठिनाई, अभी कोई भी टॉपिक है, कोई भी अध्याय है, उसमें यदि बालकों को समस्या आ रही है तो उनकी कठिनाइयों को हमको दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, ये सब होता है निदानात्मक शिक्षण में। गणित में सहायक अधिगम सामग्री क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी आप देख लिए रहो। एक तो अबेकस है जिसे गिनतारा बोलते हैं, जियो बोर्ड, 10 ग्राम पद्धति, ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, आलेख पेपर, मोतीमाला, बिंदु सीट, संकल्पना मानचित्र, डाइंस ब्लॉक, प्रेक्षण आदि जो गणित के शिक्षण सामग्री है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब हम देखें बेसिक सी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, नवीनतम दस्तावेज इसमें मौजूद हैं। नए नए शिक्षा से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। यह भारत सरकार के विकास मंत्रालय की पहल से इसे बनाया गया है, अर्थात ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार के पहल से ये निर्मित हुआ है। इसके जो अध्यक्ष हैं यशपाल हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं यशपाल है। इसमें कुल 35 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? एनसीएफ 2005 में कुल 35 सदस्य होते हैं और इसमें 5 अध्याय, 2 परिशिष्ट भी होते हैं। ठीक है, याद रखना, 5 अध्याय हैं एनसीएफ 2005 में और 2 परिशिष्ट हैं। इसमें संशोधन कर कुछ भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। एनसीएफ 2005 में कुछ भी संशोधित करके जोड़ा जा सकता है या उसमें घटाया भी जा सकता। संशोधन करने की जिम्मेदारी इसमें, देखो अब यहाँ 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हो गया, इसमें संशोधन भी हो सकता है। ठीक है, संशोधन करने की जो जिम्मेदारी है किसकी होती है? एनसीईआरटी। जी हाँ, इसमें अर्थात एनसीएफ 2005 में अगर कोई संशोधन कर सकता है तो एनसीईआरटी ही इसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कहता क्या है उसको देखो। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, एनसीएफ क्या कहता है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, रटन प्रणाली से अर्थात रटने से मुक्त करना। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा बाल केंद्रित हो, रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा पद्धति में सुधार लाना, लिंग भेद में नियंत्रण, पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक से सीमित न रखना बल्कि उनके बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, लोक दशमलव प्रणाली का उपयोग, टीएलएम का उपयोग, शिक्षा नवाचार का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, गणित का वर्णन करना, बाह्य अनुभव को प्रकट करने सुगमता लाना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। देखो ये तमाम बिंदुएं, ठीक है, एनसीएफ 2005 में रखी गई है, याद रखना इस बात को। तो यहां से आपका गणित शिक्षण शास्त्र पूरा खत्म हो गया। जी हाँ साथियों, गणित शिक्षण शास्त्र जिसमें आपके 2 यूनिट हैं पूरा समाप्त है। मैराथन वीडियो है, महा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखा करो, रिपीट करके देख लेना
ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबा क्लास हमने ले लिया साथियों, लगातार हम भी थक चुके हैं। हालांकि बीच बीच में रेस्ट लेके हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जरूरी था आपको पढ़ाना, जरूरी था कि एक ही वीडियो में आपकी शिक्षा शास्त्र आ जाए गणित की, क्योंकि बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर गणित के शिक्षण शास्त्र में एक मैराथन लाइए, तो इसलिए हमने ये लाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर से शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम बिंदुएं, तमाम टॉपिक्स हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।